नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 का अग्निपथ की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में राजकीय भवनों का लोकार्पण कार्यक्रम, सीएम योगी ने परेड की सलामी ली। प्रदेश की बेटियां आगे बढ़ रही, ऐसा योगी सरकार ने काम किया है। पुलिस भर्ती को लेकर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है। और आपको जानकारी दें कि आज लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, राजकीय भवनों का लोकार्पण किया गया और इस लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी मौके पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने परेड की सलामी ली। उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया कि प्रदेश सरकार किस तरीके से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, उत्तर प्रदेश में पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है और आगे भी ऐसे ही काम होता रहेगा। प्रारंभ हो चुकी है। 3,26,00,000 महिलाओं के जन्म। आपको जानकारी दें कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम कार्यक्रमों में जा रहे हैं, प्रदेश के विकास को लेकर काम कर रहे हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, प्रदेश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, कानून व्यवस्था मजबूत है। और आने वाले वक्त में ऐसे ही लगातार काम किया जाएगा। पुलिस लाइन में 519 महिला आरक्षी रिक्रूट की दीक्षांत परेड का मान प्रणाम ग्रहण किया। ये एक हम सबके लिए बड़ी गौरव की बात है। आज कुल 38 आरटीसीज में 15,000 से अधिक रिक्रूट आरक्षी आज अपना दीक्षांत, अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद में उत्तीर्ण हुए हैं। अब ये पुलिस बल का हिस्सा बन चुके हैं और इनमें से करीब 4,800 महिला आरक्षी भी शामिल है, जिनमें से 519 आज ये लखनऊ पुलिस लाइंस में आज ये पुलिस बल में विधिवत शामिल हो गई हैं और ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपने आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अभिन्न अंग बनकर प्रदेश की सेवा करेंगे। हो सकता है 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी? प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, इस पर न केवल प्रदेश के अंदर बल्कि देश और दुनिया में भी प्रश्न खड़े हुए थे। और तब मार्च 2017 में हमारी सरकार ने तय किया था कि हम प्रदेश में होने वाली भर्ती की प्रक्रिया में 20% महिला और प्रदेश की बेटियों को स्थान देकर के इस रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 वर्ष के अंदर जो भी पुलिस की भर्तियां हुई हैं, उनमें प्रदेश की बेटियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उसमें एक बड़ी संख्या में, जिसमें 1,28,000 रिक्रूट ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग की पूरी कार्रवाई, प्रशिक्षण की पूरी कार्रवाई संपन्न हुई है। आज वे प्रदेश के अंदर न केवल महिला सुरक्षा बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रही है। आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मोर्चे पर जो प्रदेश आज से 5 वर्ष पहले एक प्रश्न प्रदेश बना हुआ था, आज वह देश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर पूरे देश का एक उत्तर प्रदेश बना हुआ है। मैं इसके लिए योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस बल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, सभी प्रशासनिक टीम को और उन सभी पुलिस के कार्मिकों को जिन्होंने प्रदेश की बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपना योगदान दिया, उन सबको बधाई देता हूं। इस दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर, मुझे याद है जब प्रदेश के अंदर हमें नई रिक्रूटमेंट को आगे बढ़ाना था,
प्रदेश की यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने उन सब पर स्थगन आदेश दिया था। हमने भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने और इससे संबंधित पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जब माननीय न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया तो माननीय न्यायालय ने हमें इसके लिए अनुमति भी दी और मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर अब तक जो लगभग 1.5 लाख पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई है, ये पूरी पारदर्शी तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के अंदर संपन्न हुई। प्रारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 2017 में हम परिवर्तन यात्रा लेकर निकले थे, 2022 में जन विश्वास यात्रा लेकर हम निकले हैं। जनता का विश्वास और आशीर्वाद मिल रहा है, राज्य में अच्छा वातावरण देखने को मिल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर देश में तकरीबन आ चुकी है। देश में कोरोना के मामले 50,000 के ऊपर हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन के भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद राजनीतिक दल और राजनेता लगातार चुनावी रैली कर रहे थे। जब लगातार राजनीतिक दलों पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने रैलियों को वर्चुअल तरीके से करने और रद्द करने का फैसला किया है। लेकिन सबसे अहम विषय यह है कि यही फैसला राजनीतिक दलों ने पहले क्यों नहीं लिया, जब चुनावी रैलियों में लाखों की संख्या में भीड़ आ रही थी। ओमिक्रॉन के केस बढ़ने के बाद राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है। नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन चुनावी रैलियां धड़ल्ले से हो रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर की डर से शहरों में धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन रैलियों में भीड़ भयंकर है। रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, होटल और सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ चलाने की परमिशन है, लेकिन चुनावी रैलियों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। कई राज्यों में मिनी लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन चुनावी रैलियों में जितनी मर्जी चाहे भीड़ जुट सकती है। शादी बारातों में मेहमानों की गिनती चल रही है। किसी राज्य में 50 मेहमानों को तो किसी राज्य में 100 मेहमानों को आने की इजाजत है, लेकिन चुनावी रैलियों में आने वाले लोगों के लिए कोई गिनती नहीं है। चुनावी रैलियों में नेताओं के भाषण धुआंधार चल रहे हैं। ना कोई ओमिक्रॉन का खौफ है, ना कोई कोरोना का डर। ये देश में उस वक्त हो रहा है जब कोरोना और ओमिक्रॉन का मीटर देश में तेजी से घूम रहा है। कोरोना की तीसरी लहर तकरीबन देश में आ चुकी है। एक्सपर्ट्स बार बार चेतावनी जारी कर रहे हैं। देश में 24 घंटे में 58,097 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान सिर्फ 15,389 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। वहीं इस 24 घंटे के दौरान 534 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि 24 घंटे के दौरान कोरोना के मामले 56% बढ़ गए हैं, जबकि देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या भी 2000 के पार कर गई है। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद अब उत्तर प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 3000 करीब हो गई है। वही आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में करीब 992 नए मरीज मिले हैं। वही ओमिक्रॉन के जो नया वेरिएंट कोरोना का, उसकी ने भी यूपी में दस्तक दे दी। लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर ही उत्तर प्रदेश में अब नाइट कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। जो नाइट कर्फ्यू रात के 11 बजे सुबह 5 बजे था, अब वो नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। और तमाम पाबंदियां हैं वो अब देखने को मिलेंगी। तमाम सारे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है और कई ऐसे भी है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। आप देख सकते हैं हमारे पास लोग खड़े हुए हैं, 3 लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने, 2 ने मास्क नहीं लगाया, एक व्यक्ति ने मास्क लगाया। उसके पीछे देख सकते हैं कि और भी लोग खड़े हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। ये लापरवाही कहीं ना कहीं साफ कर दी। किस तरीके से लोगों को बताया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। हमारे पीछे एक युवक आ रहा है, वो भी देख सकते हैं कि मास्क उन्होंने नहीं लगाया हुआ। कई सारे लोग हैं और जो जा रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। हालांकि ज्यादातर लोग ऐसे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। मास्क को लेकर लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि लोग बिना मास्क के घरों से बाहर न निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन बावजूद उसके भी जो लोग हैं वो लापरवाह बने। कोरोना के इन बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी पार्टियां वोटरों को साथ लाने में जुटी हुई हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है
और इसलिए कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए रैलियों में जुटने वाली भीड़ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर चुनाव होने चाहिए? क्या देश में फैले कोरोना के बीच नेताओं की रैलियां होनी चाहिए? क्या फैलते संक्रमण के बीच लोगों को रैलियों में शामिल होना चाहिए? अब जब कोरोना की स्थिति देश में भयावह होती जा रही है, राजनीतिक दलों पर कई सवाल उठ रहे हैं, तो अब धीरे धीरे राजनीतिक दल भी रैलियों से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस ने वाराणसी में मैराथन को रद्द कर दिया है। वहीं कानपुर में बीजेपी की होने वाली रैली भी वर्चुअल आयोजित की गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा दौरा भी रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से लेकर आज तक कोविड के नियमों, कोविड के लिए एक स्पष्ट बात कही है। जब हम कोविड हमारे जहां जहाजों से आ रहा था तब भी कहा गया कि जहाजें बंद कर दी जाए, कोविड नियमों का पालन किया जाए। राहुल गांधी ने कई सारे ऐसे सलाह दिए थे, सरकारें नहीं चेती। परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गंगा में बहती लाशें, बेड, वेंटिलेटर के लिए तड़पते लोग, ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी ऑक्सीजन से लिए लोग मर रहे थे, उत्तर प्रदेश ने ऐसा मंजर भुगता है। आज भी चीजें याद हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी कई सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं। वर्चुअल माध्यम से कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तब भी रैली से, कार्यक्रमों से बाज नहीं आई थी। मुझे लगता नहीं, सरकार को पहल करनी चाहिए, सरकार को ऐसी चीजों को शुरुआत करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा है, उसे सबसे पहले अपनी रैलियों को बंद करना चाहिए। ओमिक्रॉन को एक्सपर्ट पहले ही खतरनाक बता चुके हैं। कई नेता अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इस खबर ने अब लोगों को डराना शुरू कर दिया है। शायद इसलिए अब राजनीतिक दल रैलियों को रद्द कर रहे हैं या फिर अब वर्चुअल करने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब राजनीतिक दलों पर है कि अब उन्हें ये बात क्यों समझ में आई जब फिर से देश में कोरोना के मामले 50,000 के पार कर गए हैं। कोरोना का लगातार जिस तरीके से प्रदेश में मामला बढ़ रहा है, उससे अब सियासी पार्टियां भी डरने लगी है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जब तक कोरोना का प्रकोप रहेगा तब तक वो कोई बड़ी रैली नहीं करेगी, और जो लखनऊ में प्रधानमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम था उस पर भी संशय के बादल दिखाई दे रहे हैं। देखने वाली बात है कि कोरोना का बढ़ता हुआ खतरा में सियासी पार्टियां जनता के साथ कैसे खड़ा होती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में सपनों की लड़ाई है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो कह रहे हैं कि उनके सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो बार बार बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। अखिलेश ने अपना सपना बताया तो बीजेपी को वो नहीं भाया और उसे मुंगेरी लाल का सपना बता दिया। देखिए रिपोर्ट। मथुरा पर सियासी लड़ाई के बादल छाने लगे हैं और आलम यह है कि नेताओं के सपने में भी श्याम आने लगे हैं। श्याम की प्रेरणा से ही कोई आदित्यनाथ को मथुरा बुला रहा है, तो कोई श्याम के सपने को जीत का आशीर्वाद बता रहा है। रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। तो फिर किसके सपने में सच्चाई है? इस मसले पर वार पलटवार जारी है। इतना तो तय है कि श्री कृष्ण की नगरी के नाम पर यूपी में सियासी लीला की तैयारी है। अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। यही वजह है कि श्री कृष्ण का नाम लेकर अखिलेश ने विजय का विश्वास जताया है, तो योगी आदित्यनाथ ने जवाहर बाग याद दिलाया है और समाजवादी पार्टी को कंस का उपासक बताया है। उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था, वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सीटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। 2012 से 17 के बीच पहला दंगा कहीं हुआ था, उसी मथुरा की धरती में कोसी कला से प्रारंभ हुआ। दरअसल कान्हा की नगरी मथुरा यूपी की सियासत में कुरुक्षेत्र बनी हुई है, क्योंकि इस वक्त प्रबल प्रमाण मिल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर चिट्ठियां भी लिखी जा रही हैं।
अखिलेश ने इस चिट्ठी के बाद अपने सपने का राज खोला तो योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण के बहाने अखिलेश पर हमला बोला। लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। अब आगे फैसला कुछ भी हो, लेकिन कृष्ण के नाम पर जनता को जोड़ने की कवायद पर सियासत गर्म है। बीजेपी नेताओं के बयानों के बाद मथुरा पर विपक्षी नेताओं की भी नजर है, पर बीजेपी बार बार जीत का भरोसा जता रही है और अखिलेश के सपने को मुंगेरी लाल के सपने बता रही है। और अब अखिलेश यादव के सपने पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि अखिलेश यादव को ये घोषणा करनी चाहिए कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराकर भव्य मंदिर का निर्माण कर मार्ग प्रशस्त करेंगे। मतलब कि मथुरा पर जारी महाभारत पर अब आश्वासन की बारी है। अखिल भारतीय संत समिति पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के आने पर भगवान समेत अखिलेश जी को भी प्रणाम करती है और हमारा आग्रह है कि औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए यदुकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जिस हालत में पड़ी है, हम सभी संत उससे मुक्त कराने के प्रयासों में लगे हैं। कृष्ण जन्मभूमि अभी भी अभिशप्त है, तो अगर अखिलेश जी ऐसा करते हैं तो संत समिति उन्हें श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बनने के लिए आह्वान करती है और कहती है कि आप घोषणा करिए, हम सभी संत समाज के लोगों का आशीर्वाद और हमारी सज्जन शक्ति आपके पीछे खड़ी होगी। इस वार पलटवार के मथुरा के नाम पर बीजेपी अपना हिंदुत्ववादी एजेंडा आगे बढ़ा रही है। किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी में कमजोर पकड़ को मजबूत कर रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 110 सीटों में से 88 सीटों पर जीत हासिल की थी और पश्चिमी यूपी के दम पर उत्तर प्रदेश में 15 साल से चले आ रहे सत्ता के वनवास को खत्म किया था। अब इस लड़ाई के केंद्र पर मथुरा है, जिसके नाम पर सियासी जंग जारी है। अब कान्हा की नगरी से चुनावी युद्ध की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पोस्टर वॉल शुरू कर दिया है। पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पोस्टर होर्डिंग लगाया गया जिसमें लिखा गया, फर्क साफ है। 2017 के पहले सरकारी पैसे पर नाच गाना होता था, 2017 के बाद सरकारी पैसा प्रदेश की तरक्की में खर्च होता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी पोस्टर लगाकर भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए लिखा, फर्क साफ है, भाजपा साफ है। 2017 के पहले 18 लाख छात्र छात्राओं का निःशुल्क लैपटॉप वितरण, 2017 के बाद हाथरस की बेटी को केरोसिन से जलाया, महिलाओं का चीरहरण। दोनों पार्टियां अपना अपना पोस्टर और होर्डिंग लगाकर एक दूसरे के ऊपर तंज कर रही हैं और हमला बोल रही हैं। 2022 के चुनाव की सुगबुगाहट के बाद पक्ष विपक्ष सभी अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रयागराज में सपा बीजेपी का यह पोस्टर वार कहां तक जाता है। देखिए, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में और इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से एक होर्डिंग आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके से उन्होंने जो झूठ फैलाने का काम किया है, आपने देखा होगा, उन्होंने लिखा है कि फर्क साफ है। वो फर्क को साफ करने का काम हम समाजवादियों ने किया है कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार हुआ करती थी तो किस तरीके से 18 लाख छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। वहीं जब उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जिस तरीके जिला पंचायत के चुनाव में महिलाओं के साथ चीरहरण करने का काम यही भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा किया जाता है। और जिस तरीके से हाथरस की दलित बेटी को रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल करके उसकी शव को जिस तरीके से जला दिया जाता है, ये तानाशाह सरकार है। इसी भाजपा सरकार को हमने आईना दिखाने का काम किया है आज होर्डिंग लगा करके
मैं संदीप यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा उत्तर प्रदेश। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर साधु समाज ने नाराजगी जाहिर की है। चुनाव अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने पूरे मामले में पंजाब सरकार की निंदा की है। कहा कि प्रदेश में काम और देश के प्रधानमंत्री में हुई सुरक्षा चूक के बाद तत्काल प्रभाव से पंजाब सरकार को हटा देना चाहिए। हमारे राष्ट्रपति जी के से अनुरोध है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, यह कहना है। हर महादेव प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में चूक होना ये बहुत बड़ा भूल है और विशेष रूप से पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री जो है अभी नाटक कर रहे हैं कि मैं तो जो है खून देने के लिए भी तैयार हूं और हम जो है पंजाबी दिलदार होते हैं, मानते हैं कि पंजाब का सब लोग सम्मान करते हैं, परंतु जिस तरह से चूक हुआ है, जो इतनी बड़ी भूल हुई है कि हमारा जो प्रधानमंत्री लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और पूरा देश का हित में कार्य कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो है एक तरह संत रूप में है, साधु रूप में, ऋषि रूप में है, ये बहुत ही निंदनीय है और इसको जितना भी निंदा किया जाए कम किया जाए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का।